वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। जो लोग मैथ का टेस्ट देते हैं और उनका कम अगर मार्क्स आता है तो वो लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे टेस्ट दिए 30 क्वेश्चन है, टेस्ट दिए, इस 30 क्वेश्चन में जिस चैप्टर से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, जो भी चैप्टर से प्रॉब्लम हो रहा होगा, उस चैप्टर को किसी न किसी बुक से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि अगर उस बुक से आप रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आगे जाके वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर को बुक से ज़रूर एक बार बनाइएगा। इससे क्या होगा कि मैथ में कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग मैथ का टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजा कितनी है। जैसे अगर हम ये सवाल नहीं बना तो हम सीधा बहुभुज चैप्टर खोलेंगे और बहुभुज के जितना भी फार्मूला होता है वो सबको याद कर लेंगे, या फिर उस बहुभुज में जितना भी सवाल बनता है सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बहुभुज का जो भुजा की संख्या है यानी प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया, तो बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, n-2 इंटू 180/n प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। और ये आंतरिक कोण किसके बराबर दिया गया है, 144 के बराबर दिया गया है। तो ये बराबर 144 कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करके भुजा की संख्या निकाल सकते हैं। यानी 12 से काटेंगे तो 12 से 15 बार में, 12 से 12 बार में, फिर 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। ये 5 जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5n - 10, और ये n उधर जाएगा तो बराबर 4n, ये 4n इधर आएगा तो 5n में से 4n जाएगा तो n बराबर कितना जाएगा 10। इसका मतलब भुजाओं की जो संख्या आएगा वो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। जैसे अब पिरामिड का सवाल आ गया, अगर ये सवाल हमसे नहीं बना तो हम कोई भी बुक खोल के पिरामिड का चैप्टर खोल के उस पिरामिड चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो सवाल पे आते हैं। एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार 2a है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। यानी अगर समषष्टभुज पिरामिड है तो इसका आधार कितना दिया गया, 2a दिया गया है। ठीक है, यदि पिरामिड का प्रत्येक तिरछी भुजा की जो लंबाई है 5a/2 मीटर लंबी हो तो उस पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले पिरामिड से संबंधित जितना भी फार्मूला होता है उसको लिखा देते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पिरामिड का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्र यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोल सकते हैं, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई जिसको हम लोग त्रिभुज में कर्ण नहीं बोलते, वही तिरछी ऊंचाई। ठीक है, यानी पिरामिड का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल बोलें, पिरामिड का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो क्या करना है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो जोड़ देंगे, आधार का क्षेत्रफल वो ऐड कर देंगे। वैसे भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम ऊपर और नीचे का एरिया ऐड कर देते तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो पिरामिड में अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। और पिरामिड का अगर आयतन निकालना रहेगा, आयतन, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिरछी ऊंचाई लेना है, लेकिन आयतन में जो है वो ऊंचाई लेना है। ठीक है, उसका डायरेक्ट हाइट लेना है, तिरछी ऊंचाई नहीं, डायरेक्ट हाइट लेना है उसका। तो इस सवाल में देखें तो हमें आयतन निकालना है, और आयतन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत है, आधार का क्षेत्रफल जरूरत है और ऊंचाई जरूरत है। लेकिन ऊंचाई यहाँ नहीं दिया गया, आधार 2a दिया गया और तिरछी ऊंचाई 5a दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से h निकाल लेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा, √L² - b²। नहीं बोलते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार इसका उसी फार्मूला पर हम हाइट निकाल लेंगे। और L यहाँ पे कितना दिया गया है, 5a/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25a²/4। अगर हम 5a/2 का स्क्वायर करेंगे और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। यानी आधार कितना दिया गया, 2a दिया गया बेस। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 चौका 16, 25 में 16 गए तो 9, यानी 9a²/4, यानी ये क्या हो जाएगा 3a/2। यानी जो हाइट आ गया वो 3a/2 आ गया। तो अब हम ईजियली आयतन निकाल सकते हैं।
तो आयतन क्या होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, और इसका आधार कैसा है समषष्ठभुज है, और षष्ठभुज का आयतन क्या होता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दिया गया 2a दिया गया, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और गुने ऊंचाई कितना आ गया 3a/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 3√3a³, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पिरामिड का अगर हम ये 3 फार्मूला याद रखेंगे तो हमारा सवाल इजी वे में बन जाएगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो एक समान ऊंचाई और क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को पिलाकर R त्रिज्या वाले एक गोला में बदल दिया गया है। यानी दो शंकु था, इस दोनों शंकु को पिघला के इसको एक गोला में बदल दिया गया है, और इसका त्रिज्या R1 दिया गया है और इसका भी त्रिज्या R1 दिया गया है, और गोला का जो त्रिज्या वो इसका त्रिज्या R2 दिया गया और गोला का त्रिज्या कैपिटल R दिया गया है। ठीक है, और इसका जो ऊंचाई h है और इसका भी ऊंचाई क्या है h है, दोनों का ऊंचाई बराबर है। तो अब इस दोनों को पिघला के जब हम एक गोला बनाएं तो यानी दोनों शंकु का जो आयतन होगा वो गोला के आयतन के बराबर होगा, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, इसका त्रिज्या R1 का स्क्वायर और h, और इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुने h, दोनों का h बराबर है, और इस दोनों का आयतन के बराबर क्या हो जाएगा गोला का आयतन 4/3 पाई R³। ठीक है, यानी जब दोनों को पिघला के हम गोला बनाए तो दोनों का आयतन गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके ऊंचाई यानी h निकाल लेंगे। अगर यहाँ से 3 3 3 कट जाएगा, इस दोनों में पाई कॉमन लेकर पाई पाई कट जाएगा। हम इस दोनों में h कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4R³ बचेगा इस साइड। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो इधर आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी जो h आएगा वो किसके बराबर आएगा 4R³ बट्टा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, यानी पहले शंकु का त्रिज्या अगर 3 है तो दूसरे शंकु का त्रिज्या 4, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, यानी पहले शंकु का ऊंचाई अगर 4 है तो दूसरे शंकु का ऊंचाई 3, तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पहले वाला का त्रिज्या R1 का स्क्वायर और h1 मान लेते हैं, पहले वाला का ऊंचाई h1, और 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और h2, यानी इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो 1/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर यानी पहले वाला का त्रिज्या 3 है तो 3 गुने 3, और पहले वाला का ऊंचाई कितना है 4 है तो गुने 4 अनुपात, दूसरे वाला का त्रिज्या कितना है 4 है तो यानी 4 गुने 4, R2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 4, और ऊंचाई कितना है 3 गुने 3, तो 1 3 4 3 4 कट जाएगा, तो इसका जो आयतन का अनुपात आएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। हम लोग को पता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात होता है, परिवृत्त और अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो क्या होता है 2:1 होता है। परिवृत्त और अंतर्वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:1। जैसे अगर एक समबाहु त्रिभुज में अगर हम एक ऊंचाई लेंगे, ये हाइट लेंगे, इसका जो मीडियन होता है वो 2:1 में विभाजित करता है, तो ये बाहर वाला का अगर एक वृत्त होगा तो उसके लिए ये त्रिज्या 2 हो जाएगा, और अंदर में जो वृत्त होगा उसके लिए ये त्रिज्या 1 हो जाएगा। यानी परिवृत्त और अंतर्वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:1। जब त्रिज्या का अनुपात 2:1 जो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4:1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 5 अधिक है, यदि उस दोनों संख्या के अंकों का योगफल का 5 गुना है तो उस संख्या से घटा दिया जाए, 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो थोड़ा 3-4 स्टेप करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब जितना भी पॉसिबल केस बन पाता है उस सभी पॉसिबल केस को लिख लेते हैं। 3 या 4 से ज़्यादा पॉसिबल केस नहीं बनेगा। जैसे 2 अंकों की एक संख्या है, दहाई का अंक इकाई अंक से 5 अधिक है ना, यानी ये जो है ये दहाई का अंक हो जाएगा और ये इकाई का अंक
दाएं का अंक इकाई का अंक से 5 अधिक है, यानी इकाई का अंक अगर हम 1 लेंगे तो दाएं का अंक 6 लेना पड़ेगा, इकाई का अंक 2 लेंगे तो दाएं का अंक 7 लेना पड़ेगा, इकाई का अंक अगर हम 3 लेंगे तो दाएं का अंक कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, 5 अधिक। दाएं का अंक अगर इकाई का अंक 4 लेंगे तो ये 9 लेना पड़ेगा, 5 अधिक लेना पड़ेगा, ये 5 लेंगे तो ये 10, और दाएं पर केवल एक ही अंक आएगा ना, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा पॉसिबल केस नहीं बनेगा, यानी 4 ही पॉसिबल केस बना। अब इस चारों पॉसिबल केस में चेक कर लेंगे। जैसे अगर हम ये 61 लेते हैं, यानी ये संख्या 61, अगर हम दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, इसका योगफल कितना हो जाएगा 6 के 7, 7 का 5 गुना कितना हो जाता है 35। अगर 35 हम संख्या में से घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। तो संख्या क्या उलट गया, 61 को उल्टेंगे तो 16 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर हम 7 2 में से इस दोनों का अंकों का योगफल कितना हो रहा है 9, 72 में से अंकों का योग कितना हो रहा है 9, 9 का 5 गुना 45, अगर हम 45 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाता है 27, यानी 72 को अगर हम उल्टेंगे तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 72 होगा, और 72 में अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 7 2 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी जितना पॉसिबल केस बनेगा, यानी अगर इस सब टाइप का सवाल अगर ज़्यादा लंबा जाता है तो जितना पॉसिबल केस बनता है वो पॉसिबल केस लिखकर और सीधा मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया है, जो भी ये स्टेटमेंट दिया गया होगा उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करा देंगे। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 3 का पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, सॉरी 4 की पावर 1/5 और 12 की पावर 1/10 और ये 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो दिया रहता है उसका, यानी 1/4 है, 1/5, 1/10 है, तो इस 4 5 10 का जो अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो सबके पावर में हम क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, सबके पावर में 20 से गुना कर देंगे। तो ये 4 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, और ये 5 से 4 बार में, और ये 10 से 2 बार में, और 1 के पावर 20 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा 81, 243 हो जाएगा, और फिर 4 के पावर 4 16 का स्क्वायर 256, अब ये 12 के पावर 2 144, और ये 1 के पावर 20 एक ही रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 256, तो 256 किसका था 4 के पावर 1/5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा संख्या 4 के पावर 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को हम x/y मान लेंगे। अंश में अगर हम 4 घटाएं और हर में हम लोग 1 जोड़ें तब ये कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे एक इक्वेशन बना देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 6x - 24 बराबर y+1। अब ये 6x - y, यानी ये y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 + 1 25, यानी एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यदि उस भिन्न के अंश और हर में 2 और 1 जोड़ दें, यानी x/y में अगर हम अंश में 2 जोड़ें और हर में 1 जोड़ें तब ये भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे एक और इक्वेशन बन जाएगा, यानी कितना बनेगा 3x + 2 बराबर y+1, सॉरी 3x + 6 हो जाएगा ना, 2 से गुना करेंगे तो 3x - y बराबर कितना हो जाएगा -5। एक इक्वेशन ये बना। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब जब हम घटाएंगे इस दोनों को तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा, इजिकल टू 25 + 5 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। जब x बराबर 10 आ गया तो हम इसमें पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x बराबर 30 और 30 + 5 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, अंश तथा हर का लघुत्तम समावर्त कितना होगा, यानी 35 और 10 का जो लघुत्तम समावर्त होगा वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्नलिखित में किससे विभाजित होगा। अगर हम इसमें 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 में से अगर हम 4 के पावर 61 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 4 के पावर 1 बचेगा, 62 पावर में से 61 पावर कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचेगा 4 के पावर 2 बचेगा। यानी ये कैलकुलेशन करके कितना आएगा 4 के पावर 61 गुने 4 × 4 = 16, 4 × 20 = 21 आ गया।
अब हमें ये देखना है कि इसको अभी रहने देते हैं, यानी 21 किससे विभाजित हो रहा है, तो इस 21 इस ऑप्शन में से 11 से नहीं विभाजित हो रहा है, 17 से भी नहीं विभाजित हो रहा है, 13 से नहीं विभाजित है, 3 से विभाजित हो रहा है। यानी अगर 21 3 से विभाजित हो रहा है, यानी जो पूरा संख्या होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान चलिए यहाँ पे 21 नहीं दे, यहाँ पे ये 3 नहीं देकर यहाँ पे अगर ये 12 दे देता है, ये 12 दे देता है, तब कौन ऑप्शन होता है, तो भी यही होता है, क्योंकि देखिए 21 से अभी ये कोई नहीं कट रहा है। अगर ये 3 था तो 3 कट रहा था तो हम डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर दिए। अगर 3 नहीं होकर अगर 12 रहता तब हम क्या करते, देखते कि 21 से ये कोई नहीं कट रहा है, तब हम क्या करते, 1 4 को हम इधर दे आते हैं। 1 4 को हम यानी 4 के पावर 60 रहने देते हैं, और 1 4 को 21 से गुना करते तो 84 आ जाता। तब हम देखते कि 84 किससे कट रहा है, 84 12 से कट रहा है, तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होता है 12 हो जाता है। ठीक है, अगर एक ही बार में पता चल जाए तब तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर टिक आउट करना है। अगर एक बार में नहीं पता चले तो एक पावर को क्या करना है, आगे वाला संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उसका महत्तम समावर्त 8 है। देखिए अनुपात में संख्या 4:5 है, अनुपात में महत्तम समावर्त कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 का वैल्यू कितना दिया, 8। अनुपात में महत्तम समावर्तक 1 हो रहा है, 1 का वैल्यू 8। तो क्या चीज़ पूछा, उनका लघुत्तम समावर्त पूछा है ना। तो अनुपात में लघुत्तम कितना हो रहा है, 4 5 का लघुत्तम 20। जब 1 का वैल्यू 8 तो 20 का वैल्यू 20 को 8 से गुना करेंगे 160, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोई दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे उसका जो किराया मूल्य था, किराया मूल्य वो 100 मान लेते हैं, तो कितना अधिक अंकित करता है, वो कितना 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब 150 रुपये अंकित किया और बेचते समय 40% का छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 में अगर हम 40% का छूट दे रहे हैं तो 60% पे बेच रहे हैं, तो ये 0 से 00 कट जाएगा, तो 15 छक्के 90, यानी 90 रुपये में बेच रहे हैं। यानी 100 रुपये में खरीदे और 90 रुपये में बेचे तो 10 रुपये का लाभ हुआ, यानी 10% का हानि हो जाएगा। 10% का हानि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यानी 100 रुपये में खरीदे 90 रुपये में बेचें तो 10% का हानि, 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज आ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनुपात PQ में PQ प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। जैसे x अनुपात y था, इसमें प्रत्येक पद में हम मान लेते कि a जोड़ दिए। जब a जोड़े तब हमें क्या अनुपात प्राप्त होता है, P/Q, यानी P/Q प्राप्त होता है। तो वो प्रत्येक संख्या निकालना है, तो यानी इसका मतलब हमें a का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, QX + QA = PY + PA। तो अगर हमें a का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, a को एक साथ रख लेते हैं, यानी इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, यानी QX - PY = PA - QA। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा QX - PY बराबर, अगर इस दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, P - Q। अब ये P हमें a का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम ये P - Q को इधर लाएंगे तो ये नीचे चला आएगा P - Q, यानी a का जो मान आया वो QX - PY बटा P - Q, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है और 5:3 में मिलाकर घोल बनाया गया है। इस घोल में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल पानी का जो अनुपात होता है वो 2:1 में तैयार हो जाता है। जैसे पहला बर्तन में 3:1 में अम्ल और पानी था और दूसरा में 5:3 में अम्ल और पानी था। जब इस दोनों को हम मिला दिए तो तीसरा बर्तन में कितना आ गया, 2:1 में अम्ल और पानी आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को हम शॉर्टकट बता देते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टोटल मात्रा 4 हो रहा है, इसमें टोटल मात्रा 8 हो रहा है, इसमें टोटल मात्रा 3 हो रहा है। तो 4 8 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 3 का एलसीएम 24। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे और इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे। अब सब 24 हो गया, सब 24 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक को लेना है। केवल हम हर जगह से अम्ल लेंगे। अगर 6 को 3 से गुना करेंगे 18 यहाँ पे ले लेंगे पहला वाला भाग में,
और दूसरा वाला भाग में अगर 4 को 5 से गुना करेंगे 20 ले लेंगे, और तीसरा वाला भाग में 8 को 2 से गुना करेंगे 16, यानी जब दोनों को मिलाने पे 16 ले लेंगे। तो इसमें 20 में 16 गया 4 और 18 में 16 गया 1 मिनट। यहाँ 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 8 को 3 से, तभी तो ये 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, देखिए अनुपात में एक चीज़ ये फ़ायदा हो जाता है, अगर कहीं भी आप कैलकुलेशन गलती किए होंगे तो पता चल जाएगा कैसे। जैसे यहाँ पे ये जो बीच में होता है वो 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा होता है, और यहाँ 20 था यानी दोनों से कम हो गया, तो इसीलिए हमें पता चल गया था कहीं ना कहीं हम गलती ज़रूर किए हैं। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी 15 में 16 गया 1, यानी 16 में 15 गया 1 और 18 में 16 गया 2, यानी किस अनुपात में मिलाया गया 1:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मात्रा को बराबर करके कोई एक भाग ले लेंगे इसका, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ABCDEFG क्रमिक सम संख्या हैं और JKLMN क्रमिक विषम संख्या, तो उन सभी संख्या का अनुपात क्या होगा। जैसे अगर ABCDEFG अगर सम संख्या क्रमिक है तो बीच वाला संख्या इसका औसत हो जाएगा, यानी सम संख्या का जो औसत आ गया वो D आ गया, यानी 3 संख्या इधर काट देते हैं, 3 संख्या इधर काट देते हैं, तो बीच में D आ गया, यानी इसका औसत D हो गया। अगर ये JKLMN ये क्रमिक विषम संख्या है तो इसका जो औसत होगा बीच वाला L हो जाएगा, यानी इसका औसत D हो गया और इसका औसत L हो गया। अब इस दोनों का औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी जो पूरे संख्या का औसत आएगा D + L/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पहले क्या किए हम, ऊपर वाला का औसत निकाल लिए, ऊपर वाला का, फिर नीचे वाला का औसत निकालिए, फिर इस दोनों का जो औसत आया उसका औसत निकालिए, तो पूरी संख्या का औसत जो आया L + D/2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 3 संख्या का औसत 40 है तो तीनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 120। 40 को 3 से गुना करेंगे 120 आ जाएगा। अब क्या बोला, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी, यानी तीसरी संख्या को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या 3x हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या जो है तीसरी से 3 गुनी है, और पहली संख्या जो है दूसरी की 2 गुनी, यानी ये जो है दूसरे का अगर 2 गुनी है तो यानी ये 6x हो जाएगा, इसका 2 गुना ये है और इसका 3 गुना ये था, इसीलिए हम इसको x माने तो ये 3x हो गया और ये 6x हो गया। अब इस तीनों का योग जब 120 दिया गया, यानी 6 3 9 1 10x का वैल्यू जब 120 दिया गया है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब x बराबर 12 तो बड़ी और छोटी संख्या में अंतर, तो बड़ी संख्या 6x है और छोटी संख्या x, और इस दोनों का अंतर 5x, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 × 5 60। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तो लंबाई 2x होगा, और ये ऊंचाई दिया गया वो 11 मीटर दिया गया। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो क्या होता है 2 × L + B × H, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 अगर L + B करेंगे तो 2x + x यानी 3x हो जाएगा, और h के बदले में 11 बराबर 660, यानी 660 दिया गया इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 11 × 33 × 66 अगर हम काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, यानी x बराबर 10 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसका मतलब हमें अगर x बराबर 10 आ गया तो लंबाई 20 और चौड़ाई 10, और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 200। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके त्रिज्या की 8 गुनी है, यानी एक बेलन के आकार का लोहा है जिसका जो त्रिज्या है वो ऊंचाई का 8 गुना है, यानी त्रिज्या जो है ऊंचाई जो है त्रिज्या का 8 गुना है, यानी जो हाइट है वो त्रिज्या का 8 गुना है, h बराबर 8r हो जाएगा। पिघलाकर उस बेलन की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद में बदल दिया गया, इसको पिघलाकर एक गोला में बदल दिया गया जिसका जो त्रिज्या होगा, इस गोला का जो त्रिज्या होगा बेलन का आधा त्रिज्या, यानी बेलन का त्रिज्या हम लोग r माने थे तो इसका त्रिज्या r/2 हो जाएगा इस गोला का त्रिज्या। तो गोलाकार गेंदों की संख्या क्या होगी, तो अगर बेलन को पिघला के गोला में बनाएंगे तो बेलन का जो आयतन होगा
वो n गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेलन को पिघलाकर हम एक गोला नहीं बनाए, n गोला बनाए, तो n गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r², और h के बदले हम डायरेक्ट 8r लिखें, और n गोला का आयतन क्या होगा, n गुने एक गोला का आयतन 4/3 पाई r³ करेंगे तो इसका त्रिज्या r/2 दिया गया, यानी r³/8 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये r³ कैंसिल हो जाएगा, 3r, ये तीनों का तीनों r कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 गुने 2, यानी 16 48, यानी जो गोला की संख्या 48, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, ए सी 15 दिन में कर रहा है, तो ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा। जैसे ए प्लस बी अगर 10 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए 15 दिन में कर रहा है, तो अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी, 2 बार सी आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और जोड़ देते हैं, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, टाइम एंड वर्क में इसी तरह से जोड़ते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा। एलसीएम 12 पंचे 60, 15 चौके 60, यानी 60 आ जाएगा। तो यानी 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, यानी 6 5 11 4 15/60, यानी कितना हो जाएगा, 1/4। और ये 2 कटेगा तो ये नीचे गुना हो जाएगा, यानी 1/8 आ गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम को करेगा, 8 दिन में काम को करेगा। देखिए अगर ए का निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी और सी को माइनस करेंगे। बी और सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अगर हमें बी निकालना रहता तो ए और सी को माइनस कर देते, लेकिन हमें ए निकालना है तो बी और सी को माइनस करेंगे, तो बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है। अगर ए बी सी में से बी सी को माइनस करेंगे तो ए का आ जाएगा, यानी 1/8 माइनस 1/12, 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 से 3 बार में और 12 से 2 बार में, यानी 1/24, यानी कितना दिन लेगा, 24 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। कहने का मतलब है 2 व्यक्ति है ए और बी, और अगर हम टाइम का बात करें, अब अभी हम समय का बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ें, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, तो बी का समय हम लोग 3 मान लेते हैं ताकि 1/3 निकालने में हमें सुविधा होगा। ठीक है, 3 6 9 कुछ ही मान सकते हैं। अगर बी 3 दिन लेता है, अगर 3 दिन लेता है बी, तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1 दिन। 1 दिन में जो ए है वो 50% काम ही कर पाता है। कहने का मतलब ए जो है बी से किए हुए काम का 50%, यानी बी जितना काम करेगा उसका 50% काम बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में पूरा करता है। यानी बी अगर 3 दिन में लेता है तो 3 का 1/3 1, तो ए 1 दिन में ए जो है 50% ही काम करेगा, तो इसका मतलब 100% काम ये कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। तो इसका मतलब जो इसके समय का अनुपात आ गया वो 2:3 आ गया। ठीक है, जब समय का अनुपात 2:3 आ गया तो क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। क्षमता पे सवाल इजी वे बन जाता है, इसलिए क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 3:2। समय का अनुपात का उल्टा हो जाता है क्षमता का अनुपात। अब क्या बोला, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। यानी जब दोनों मिल जाएगा तो यानी 3 + 2 5 क्षमता हो जाएगा। जब 5 क्षमता तो 10 दिन, 1 क्षमता तो 50 दिन। ये जैसे ही क्षमता कम होगा तो दिन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा का मतलब गुना होता है। तो 1 क्षमता मतलब 50 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को बोला है ना, तो बी का क्षमता 2 है, यानी जब 2 क्षमता, तो जैसे ही क्षमता 2 गुना होगा तो समय आधा हो जाएगा, यानी 50/2 यानी 25 दिन। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मेन यहाँ पे यही था। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो सवाल इजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20-20-10 छूट का एक अकेला छूट कितना के बराबर होगा। जिससे कहने का मतलब है अगर आप अंकित मूल्य आप 100 रुपया माने, अगर आप 20% का छूट दिए तो इसका मतलब 80% पे बेचें, फिर 20% का छूट दिया 80% में बेचें, और फिर 10% का छूट दिया इसका मतलब 90% में बेचें। तो इसका मतलब आप कितना में बेच रहे हैं। यानी 00 कट गया, ये 0 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी 88 64 को 9 से गुना करें 9 चौके 36, और 3 9 54 3 57, यानी 57.6 रुपये में बेच रहे हैं। ये विक्रय मूल्य आ जाएगा।
तो ओवरऑल कितना का छूट दे रहे हैं, ओवरऑल कितना का छूट दे रहे हैं, यानी 42.4% का छूट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी इसको लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, यानी 20-20-10 का छूट का एक अकेला छूट निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य अगर 100 था तो पहले अगर हम 20% छूट दिया 80% बेचे, फिर 20% छूट दिया 80% बेचे, फिर 10% छूट दिया 90% बेचे, तो हम टोटल कितना बेच रहे हैं उसको 57.6% में बेच रहे हैं। तो ओवरऑल हम कितना का छूट दिए 42 पॉइंट, यानी 100 में से घटाएंगे तो 42.4 का छूट दिए ओवरऑल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की जो मात्रा है वो 6% है, यानी नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, 25 का 6% कितना हो जाएगा, 25 छके 150, यानी 1.5, यानी 1.5 लीटर वो नमक है, यानी 25 लीटर में 1.5 क्या है, नमक है। और बाकी जो अन्य पदार्थ होगा वो कितना हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा अन्य पदार्थ, यानी पानी हो जाएगा। नमक और पानी का बात कर रहे हैं ना, तो यानी अगर 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, नमक की मात्रा 6%, तो 25 का 6% 1.5 अगर नमक है तो 23.5 पानी हो जाएगा। अब बोला इस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए। अगर हम इस घोल में x लीटर पानी और मिला देते हैं तब जो नमक की मात्रा होती है वो 5% होती है, तो 5 को ऊपर लिखेंगे, नमक का मात्रा 5%, नहीं नमक के सामने नमक, और बाकी 95% वो कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा, पानी के सामने पानी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे, यानी 0.3 बार में, यानी 23.5 प्लस x इजकल टू 28.5, यानी 95 को 3 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 में से अगर 23.5 घटाएंगे तो 5 लीटर, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। ठीक है, यानी धारा का जो चाल है वो कितना दिया गया, 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाकर, यानी नाव का जो चाल दिया गया है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटा में वापस आ जाती है, तो उस स्थिर पानी में उस नाव का गति क्या होगा, सॉरी नाव का गति नहीं, 6 किलोमीटर दिया गया, यानी दूरी दिया गया है 6 किलोमीटर, यानी जो दूरी दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर दिया गया है। यानी 6 किलोमीटर कोई नाव जाता है और फिर वही 6 किलोमीटर आने में उसको टोटल 2 घंटा का समय लगता है। तो अगर 6 किलोमीटर धारा के साथ गया तो दोनों का नाव का चाल हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, नाव का चाल हम लोग x मान लेते हैं। अगर 6 किलोमीटर धारा के साथ गया तो दोनों का चाल जुट जाएगा, दोनों का चाल जुट जाएगा। फिर अगर यही 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आएगा तो दोनों का चाल घट जाएगा, यानी टोटल समय इतना लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अगर धारा के साथ जा रहा है तो दोनों का चाल जुट जाएगा, और धारा के विरुद्ध में आ रहा है तो दोनों का चाल घट जाएगा, क्योंकि एक बार अगर धारा के साथ जाएगा तो एक बार आने वक्त उसका धारा विरोध करेगा, और ये दोनों समय मिला के कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑप्शन ले लेना है। ऑप्शन में अगर हम 8 लेते हैं, ये 8, तो कितना हो जाएगा, 6/12 प्लस 6 कितना यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, यानी नहीं आ पाएगा, ये 2 के बराबर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में हम 6 ले लेते हैं। ऑप्शन में हम x का वैल्यू 6 ले लेते हैं, 9 का वैल्यू, तो यानी 6/6 4 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यानी 0.6 प्लस 3, यानी तो भी नहीं आ पाएगा। 8 से आ जाना चाहिए, 1 मिनट, 8 से आ जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो 8 ही तो ऐसा है जो एग्जैक्ट मतलब कट सकता है। 8 से आ जाएगा, यानी 6/12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब प्लस 6/8 में से 4 गया 4, यानी ये कितना हो जाएगा 1.5, और दोनों का जो योग हो रहा है, दोनों का जो योग वो किसके बराबर हो रहा है, 2 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब धारा का चाल होगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो जब भी द्विघात समीकरण का बात आए वहाँ पे क्या करना, ऑप्शन को पुट कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 12 संतरे को 60 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 25% का हानि होता है, तो 25% लाभ बेचने के लिए 100 रुपये में कितना संतरा को बेचना पड़ेगा। जैसे 12 संतरा का जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 रुपये दिया गया है।
12 संतरा का विक्रय मूल्य 60 रुपये, तो एक संतरा का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60/12 यानी 5 रुपये। 5 रुपये यानी 5 रुपये हम जब हम बेचते हैं तो हमको क्या होता है 25% का हानि होता है। जब एक संतरा को 5 रुपये में बेचते हैं तो 25% का हानि होता है, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें, एक संतरा का क्रय मूल्य निकाल लें। CP एक संतरा का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 5 × 100/75 विक्रय मूल्य दिया रहता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा लिखते हैं। अगर हम इसको 25% लाभ पे बेचेंगे तो इसका मतलब 125% में बेचेंगे, यानी एक संतरा का विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी एक संतरा का ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा ये चीज़। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करें 5 से 15 बार में, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 25 बार में, और 25 से 4 बार में, ये कितना आ गया 100/12 आ गया। तो हम लोग देखेंगे जैसे ये ऊपर में क्या आया था रुपया आया था और नीचे में संख्या आता है, उसी तरह ये 100 रुपया आ गया और नीचे संख्या आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग 100 रुपया में कितना संतरा बेच रहे हैं 12 संतरा बेच रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊपर में क्या आता है, ऊपर में आपके पास रुपया आ जाएगा और नीचे में संख्या आता है। सेम उसी तरह से अगर विक्रय मूल्य अगर 100/12 आया, इसका मतलब 100 संतरा को हम लोग कितना बेचेंगे 12, 100 रुपये में कितना संतरा बेचेंगे 12 संतरा बेचेंगे। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 400 नींबू का लागत मूल्य 320 के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी 400 नींबू का जो CP है वो 320 नींबू के SP के बराबर है। अगर इस SP को काट कर हम यहाँ लिखेंगे और ये 400 को काट कर हम इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये CP अगर 320 तो SP 400, इस स्थिति में हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये कितना का लाभ हो रहा है 80 रुपये लाभ, कितना क्रय मूल्य 320 पे गुना 100, यानी 80 से ये 4 बार में, 4 से कितना बार में 25 बार में, यानी जो प्रॉफिट होगा वो 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय में 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% का वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो ये सवाल हम लोग परसेंटेज के क्लास 2 में भी देखे थे और यहाँ भी देख लेते हैं कि इस सब सवाल को कैसे बनाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपने आय के 75% खर्च कर देता है, यानी उसका आय अगर हम 100 मानेंगे तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 75। अगर 100 रुपया में से 75 रुपया खर्च कर रहा है तो उसका बचत कितना हो जाएगा 25 रुपया उसका बचत हो जाएगा। 100 में से 75 खर्च करा है तो 100 में से 75 घटा के 25 रुपये जो है उसका बचत आ जाएगा। अब क्या बोला, यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, यानी पहले आय 100 था, अब उसका आय कितना हो गया 120 हो गया, और खर्च में 15% की वृद्धि कर लेता है, यानी खर्च पहले 75 था, 75 में अगर 15% की वृद्धि करें तो सबसे पहले 15% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 7 और 15 7 105 7 112, यानी 11.25 रुपया उसका अब खर्च में वृद्धि हो जाएगा। अगर 11.25 वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएगा 86.25 रुपया उसका अब खर्च हो जाएगा। तो उसका बचत कितना हो जाएगा 120 में अक्सर हम 86.25 घटाएंगे तो 0.75 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे 33.75 उसका बचत हो जाएगा, नया बचत। तो क्या चीज़ इसमें पूछा जा रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले बचत 25 था, अब 33.75 हुआ, यानी 8.75 का वृद्धि हुआ। कितना में 25 में गुना 100, 8.75 का वृद्धि हुआ कितना में 25 में गुना 100, यानी 25 से ये दशमलव को हटा के हम ये डबल जीरो को हटा देते हैं, क्योंकि नीचे डबल जीरो आएगा तो इसको काट देगा। तो अगर हम 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 3 बार में 75 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 125 बचेगा ना, तो 25 पंचे 125 यानी 35% का वृद्धि उसके बचत में होगा, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि दो वास्तविक स्थिरांकों a और b के लिए ax³ + 3x² - 8x + b व्यंजक x + 2 और x - 2 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे अगर ये व्यंजक x + 2 से विभाज्य है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 इस इक्वेशन में रखने पर ये भी 0 आना चाहिए। तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, ये प्लस 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 8 दूना 16, सॉरी x बराबर यहाँ पे -2 आएगा ना, ये +2 उधर जाएगा तो ये -2 होगा, 1 मिनट, ये -2 होगा। अगर हम -2 यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, अगर -2 हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो यानी -8a हो जाएगा,
और 2 दूना 4, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 12 और 8 गुने -2 यानी -16 माइनस पहले से यानी +16 हो जाएगा। और प्लस बी बराबर ये भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से -8a, एक काम करते हैं ये 8a और b को उधर दे आते हैं, तो यानी 8a -8 है तो +8a प्लस बी उधर जाएगा तो -b हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 28, यानी इक्वेशन 1 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, जैसे अगर x -2 से वो पूर्णतः विभक्त है तो x -2 को भी किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर जो 2 आएगा वो मान हम फिर इसमें पुट करेंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। अगर x बराबर 2 इसमें हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 है, 8 है और फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 8 दूना 16 प्लस बी बराबर ये 0 हो जाएगा, यानी 8a प्लस बी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4, यानी 2 इक्वेशन आ गया। 8a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम ए बी का मान निकालेंगे, यानी बी से बी कट जाएगा। 8 और 16 ए बराबर 32, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी ए बराबर 2, 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो ए बराबर 2 तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 में से 4 गया 12, यानी बी बराबर 12, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ए बराबर 2 हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर -12 आएगा, सॉरी बी बराबर -12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x² - 3x + 1 बराबर 0 है तो x³ + 1 x³ निकालना है। जैसे हम लोग को पता है अगर x + 1 x बराबर a होता है तो x³ + 1 x³ क्या होता है, a³ - 3a, a³ - 3a। तो अगर हम इस इक्वेशन से x + 1 x निकाल लेते हैं तो x³ + 1 x³ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3x को हम उधर दे आते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x² + 1 बराबर 3x, ये -3x उधर जाएगा तो +3x। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा, +1 x बराबर 3x। अब ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी x + 1 x कितना आ गया 3, तो x³ + 1 x³ क्या आ जाएगा, a³ - 3, एक बदले में यहाँ पे 3 यानी 3 का क्यूब 27, a³ - 3 यानी 27 माइनस 3 तिया 9, 3 गुने 3 यानी 27 में 9 हो गया 18, यानी x³ + 1 x³ क्या आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वो धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है। तो 2 ईयर में जो CISI का अंतर होता है, CISI का ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला से इजी वे में सवाल बन जाएगा। वो क्या होता है, PR² बट्टा 100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर 8 रुपया दिया गया है, बराबर मूलधन निकालना है, रेट कितना दिया गया 8% दिया गया, तो 8 गुने 8 बट्टा 100 गुने 100, 1 8 से 1 8 कर जाएगा, यानी 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, फिर ये 2 से 50 बार में, यानी 25 पंच 125, यानी जो मूलधन होगा वो 1250, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया 2x + 1/3x बराबर 5 दिया गया है और हमें इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान, इस तरह का सवाल जब भी आए तो क्या करना, पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अगर हम 3x एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x² + 1 बराबर 5, और ये 3x को अगर हम गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² + 1 बराबर 15x हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये वाला मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ऊपर 5x को 5x रहने देते हैं और ये 6x² + 1 के बदले में हम 15x लिख सकते हैं। ये 6x² + 1 के बदले में यहाँ पे 15x और प्लस 20x, यानी ये 20x को एक्स्ट्रा लिख लिए, यानी 5x बता यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 20 35x, यानी x से x कट गया, यानी 1/7, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की AB और AC पर DE बिंदु पर काटती है। यानी एक त्रिभुज ABC है, इसमें BC के समानांतर AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। ठीक है, तो क्या बोला, ABE का क्षेत्रफल 36 दिया गया, यानी ABE यानी ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ब्लैक कर देते हैं उसको, यानी ये ABE, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE वो 36 दिया गया है।
तो क्या चीज़ निकालना है, ACD का क्षेत्रफल निकालना है ना, यानी ये जो ACD का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये AC और D, ये ACD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये ABD और ACD का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर हो जाएगा। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी इतना ध्यान लेंगे, ये ABE और ADC का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। अगर ABE का क्षेत्रफल 36 है तो इसका भी क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट संडे को आपका फिर इस टेस्ट होगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।